गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 काव्यखंड पाठ 8 ऋतुराज को पढ़ेंगे, जिनकी कविता है कन्यादान। कन्यादान कविता हमें पढ़नी है। अपनी किताब में देखिए, पहला पद देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पहली पंक्ति, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि कह रहे हैं कन्यादान के समय माँ की स्थिति और उसके द्वारा लड़की को दी गई सीख के विषय में बता रहे हैं। किसी माँ का वह दुख दूसरा कौन जान सकता है जो उसे विवाह के समय अपनी कन्या का दान करते समय हुआ होगा। मानो वह अपनी अंतिम पूंजी दान कर रही है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी पात्रता अपात्रता के विषय में उसे स्वयं दुविधा हो कि वह उसकी उसे अमूल्य पूंजी को भली भांति सहेज कर रख भी पाएगा या नहीं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि माँ के दुख का स्पष्टीकरण करता हुआ कहता है कि लड़की अभी विवाह योग्य आयु की नहीं है, अर्थात सयानी नहीं है, इसलिए उसे सांसारिक समझ बिल्कुल नहीं है। जीवन जीने के लिए बड़ी चतुराई की आवश्यकता होती है। भोले भाले और सीधेपन से जीवन में काम नहीं चलता, किंतु लड़की जीवन की सच्चाई से अनजान, वास्तव में अत्यंत भोली और स्वभाव की सरल है। अपने इसी भोलेपन और स्वभाव की सरलता के कारण वे विवाह संबंधी सुखों के स्वप्न को सजाना जानती है। वह इस वास्तविकता से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि जिन सुखों की कल्पना वह कर रही है, विवाह के बाद सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। उसे विवाह उपरांत ससुराल में किन दुख, कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ाओं को सहन करना पड़ेगा, इसका उसे ज्ञान नहीं है। दुख क्या होता है और उसे पार कैसे पाया जाता है, जीवन की पाठशाला में अभी उसने यह नहीं सीखा है। विवाह के मधुर मोह सुखों की कल्पना के अस्पष्ट प्रकाश में अभी उसने देखा था, इसलिए वह अभी यह नहीं समझती कि विवाह खूब सजने संवरने और आभूषण तथा सुंदर वस्त्र धारण करने का सुनहरा अवसर होता है। उसके लिए तो विवाह अभी सुंदर कविता की मोहक तुकबंदी और लयबद्ध पंक्तियों की सरसता के समान आनंद प्रदान करने वाला आयोजन है। वह यह बिल्कुल नहीं जानती कि विवाह जीवन की कटु सच्चाइयों, संघर्षों और दुखों का प्रवेश द्वार है। बेटी की यही स्थिति माँ के दुख का कारण थी, क्योंकि बेटी इन जिन दुखों को जानती नहीं थी, माँ ने उन्हें स्वयं भोगा है। इसलिए अल्पवयस्क बेटी के सुख में जीवन की चिंता से वह दुखी है और उसकी बेटी कैसे इन दुखों को सहन करेगी। दूसरा बात देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पहली पंक्ति देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कन्यादान करते समय एक माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि ससुराल में जाकर कुएं अथवा नदी में जल भरते समय या शीशे में बनने वाले अपने चेहरे के प्रतिबिंब को, सुंदरता को देखकर उस पर रिझना नहीं, अर्थात अपने सौंदर्य पर स्वयं ही कभी मुग्ध नहीं होना, अर्थात कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना। यदि तूने उस पर घमंड किया तो हो सकता है कि वह तालाब या कुआं का जल ही तेरे जीवन को लील जाए, अर्थात तेरे घमंड करने पर तेरे ससुराल वाले तुझे जल में डुबोकर मार भी सकते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह भी हो सकता है कि तेरे घमंड से शुद्ध होकर वे तुझे उस आग में जलाकर मार डालें जिसका प्रयोग रसोई में रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। कवि यहाँ दहेज के लिए जलाकर मार डाल जाने वाली कन्याओं की स्मृति कराते हुए कहता है कि आग लड़कियों के जलाने के लिए नहीं है, बल्कि रोटियां सेकने के लिए है। माँ लड़की को ऐसा कहकर दहेज लोभियों पर कटाक्ष कर रही है और अपनी पुत्री को सावधान भी कर रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वह अपनी पुत्री को आगे समझाते हुए कहती है कि वस्त्र और आभूषण जो है शाब्दिक भ्रमों के समान बंधन है स्त्री के जीवन के लिए। पुरुष वर्ग की स्त्री को वस्त्राभूषण से मोहक जाल में फंसाकर जीवन भर उसका सब प्रकार से शोषण करता है। इसलिए यदि तुझे अपने स्वतंत्र सत्ता बनाए रखनी है तो तू इन वस्त्राभूषणों के प्रति आकर्षित मत होना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को एक और सीख देती है कि तू मन से तो लड़की के गुणों, निश्चलता, सरलता और भोलेपन को अवश्य धारण करना, किंतु तू इस संसार के सामने अपने इन गुणों को प्रकट मत होने देना, क्योंकि यदि लोग यह जान गए कि तू निश्चल, सरल और भोले वाली है तो वे तेरा शारीरिक, मानसिक सब प्रकार से शोषण
करेंगे। तुझे अपने अधिकारों के प्रति हर पल सजग रहना है, जिससे कोई भी तुझ पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं कर सके। तू कभी किसी भी अन्याय को चुपचाप सहन मत करना, और यह तभी संभव है कि भीतर से तो लड़की जैसी बनकर रहना, किंतु बाहर से व्यवहारिक रूप में लड़की जैसी दब्बू बनकर मत रहना। अब हम इन्हीं दोनों पदों से संबंधित प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कन्यादान कविता का प्रतिपाद विषय क्या है? उत्तर, ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। हमारी समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो गतिमान गढ़ लिए गए थे, वे आदर्श के आवरण में उसके बंधन होते हैं। स्त्री की कोमलता के गौरव में वस्तुतः उसकी कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कवि ने इस कटु सत्य का उद्घाटन करने के साथ माँ के माध्यम से यह संदेश दिया है कि लड़की को सदैव कोमलता की चादर ओढ़े नहीं रहना चाहिए। लड़की जैसा नहीं दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार दिखाई देता है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी संबंध की सफल अभिव्यक्ति के लिए उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। कविता में केवल भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। वह छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। प्रश्न 2, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? उत्तर, माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि तुम अपने अंदर लड़की के कोमलता रूपी गुणों को तो जीवित रखना, परंतु इस कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले, ऐसा मत करना। क्योंकि वर्तमान में लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं और वे उनका प्रतिकार नहीं कर पाती। यहाँ माँ ने अपनी बेटी को इन शब्दों के माध्यम से अत्याचारों का प्रतिकार करने की सीख दी है। प्रश्न 3, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति से संबंधित 2 प्रश्न का उत्तर पढ़ना है हमने। प्रश्न 1, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, विवाह होकर ससुराल जाने के बाद बहु रूप में कन्या का मुख्य दायित्व चौका चूल्हा संभालना होता है। वह सारे परिवार के लिए आग पर रोटियां बनाती है, किंतु अनेक बार ससुराल की परिस्थितियों से शुद्ध होकर कन्याएं उसी आग का प्रयोग अपनी यह लीला समाप्त करने के लिए करती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसी कन्याओं के लिए यह संदेश दिया है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी उन्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। दूसरा प्रश्न, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं उसे भी ससुराल में प्रताड़ित ना किया जाए। यदि उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार किया जाए तो वह उसे स्वयं को अबला मानकर चुपचाप ना सहन करे और ना ही आत्मघात जैसा कदम उठाए, वरना उन सब का प्रतिकार करके स्वयं को प्रतिष्ठित करके समाज में अपना स्थान बनाए। प्रश्न 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर, बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए माँ के लिए वह अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि माँ को उसे कन्यादान करना पड़ता है। प्रश्न 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? उत्तर, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी है। नंबर 1, अपने सौंदर्य पर कभी मुग्ध नहीं होना। नंबर 2, वस्त्र और आभूषण के बंधन रूपी लालच में मत फंसना। नंबर 3, अपनी सरलता, निश्चलता, भोलेपन और कोमलता बनाए रखना, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। नंबर 4, आग और पानी का प्रयोग जीवन को संवारने के लिए करना, उनका आत्महत्या के लिए प्रयोग न करना, और ना ही अपने खिलाफ इनका प्रयोग दूसरों को करने देना। प्रश्न 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, आज स्त्री पुरुष समानता की बात की जाती है। नारी को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त है और समान अधिकार भी प्राप्त है, अतः कन्यादान शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। यह परंपरा उस काल के लिए ठीक थी जब इस समाज में स्त्रियों को निर्भय दृष्टि से देखा जाता था और उनका समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं था, परंतु वर्तमान परिवेश में कन्यादान की बात सर्वथा अनुचित है। प्रश्न 7, कन्यादान कविता में माँ की किस पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है? उत्तर, कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने माँ की उस पीड़ा को अभिव्यक्त किया है जो उसके सुखद भविष्य की चिंता के कारण उसे प्रतिपल व्यथित करती हैं। विवाह के समय माँ के मन में बेटी को लेकर अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। पता नहीं पति और उसके परिवार वाले का उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा, वह उस नए वातावरण में सामंजस्य बना पाएगी या नहीं, विवाह के रूप में गृहस्थी और संभालने और उसे भलीभांति चलाने के लिए उत्तरदायित्व के बोझ को वह संभाल पाएगी या नहीं, यदि उसे वहाँ प्रताड़ित किया गया तो वह इसका प्रतिकार कर पाएगी या नहीं। इस प्रकार से अनेक प्रश्न उसके मन को पीड़ा पहुँचाते थे। अपनी बुद्धि के अनुसार एक माँ इन सब प्रश्नों के समाधान हेतु विदाई के समय उसे यही सीख दे रही है कि अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना, अन्यथा तेरे सौंदर्य को अग्नि तुझे जला देगी
आभूषण और वस्त्रों के प्रति मोह मत रखना। यदि तू ऐसा कर पाएगी तो तेरा जीवन सुखी रहेगा। प्रश्न 8, लड़की अभी सयानी नहीं थी, इस पंक्ति में कवि समाज की किस विसंगति की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, लड़की अभी सयानी नहीं थी इस पंक्ति के द्वारा कवि समाज में फैली बाल विवाह की विसंगति की ओर संकेत कर रहा है और विवाह के समय जिस कन्या को माँ सीख दे रही है वह अभी संभवतः घर गृहस्थी के उत्तरदायित्व का भार उठाने में सक्षम नहीं है। वह अभी उस परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाई है जो विवाह योग्य कन्या में होनी चाहिए। बच्चों, आप इस पाठ के दोनों पदों को पढ़ लेंगे, इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे।